हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के अकाउंट्स। क्लास 12 की अकाउंट्स की मैं 3rd नंबर की बुक पढ़ा रही हूँ, बुक 1 एंड बुक 2। ये दोनों के ही मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर सभी चीज़ें सीक्वेंस में डली हुई हैं। सॉल्यूशंस भी हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशो। ये 3rd बुक है अकाउंट की, उसका चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं आपको अकाउंटिंग रेशो का पूरा इंट्रोडक्शन बता दूंगी, साथ ही साथ जितने फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होते हैं उन्हें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। बहुत ही जल्दी उन सॉल्यूशंस को मैं कवर करा दूंगी। जल्दी ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूं, तो आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ही हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ते हैं डिटेल में चैप्टर 4 का अकाउंटिंग रेशो। ठीक है, अकाउंटिंग रेशो क्या होता है? सबसे पहले अकाउंटिंग रेशो को समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग ऑफ रेशो एनालिसिस लिखा हुआ है, मतलब इसे हम अकाउंटिंग रेशो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो, ठीक है। रेशो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन एंड इंटरप्रिटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ फाइनल स्टेटमेंट to provide a meaningful understanding of the performance of financial position of enterprises। देखिए, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों तैयार करते हैं? ताकि हमें पता चले कि जो हमारा बिजनेस है वो किस तरीके से चल रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, कितनी एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, कितनी हमारे ऊपर लाइबिलिटीज हैं। अब इन सब जो आइटम्स हैं, ये सारे आइटम्स ही कहलाते हैं ना। हमारी करंट एसेट्स होती हैं, हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है। तो इनको प्रॉपर इंटरप्रेट करना और इनको प्रॉपर तरीके से समझना किसके थ्रू? रेशो के थ्रू। रेशो क्या होता है? जैसे 1:1, 2:1, हम इसको 2:1 भी बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये है रेशो। मतलब रेशो के थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझते हैं। तो इसे क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेशो एनालिसिस करना। देखिए, वही चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ अ टेक्निक टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द कंप्यूटिंग रेशो। रेशो के थ्रू हम किसे समझेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे। रेशो तो आपने मैथ्स में पढ़ाई है ना, 1:1, 2:1 या 1:1, 2:1। तो वही चीज़ है। रेशो एनालिसिस के थ्रू क्या होते हैं, जो बहुत सारे यूजर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या पोजीशन जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। हमने देखा था ना, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ये क्या जानना चाहते हैं? किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। तो उसे सिंप्लीफाई, समराइज एंड सिस्टमेटिक वे में क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये शो करता है। किसके थ्रू? रेशो के थ्रू। समझ गए ना? मतलब क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो वही है जो पहले था, जो बनता हुआ आया है और हमने देखा है, जिसमें क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जो उसमें आइटम्स दिए होते हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स दिए होते हैं, उनको एनालाइज करना किसके थ्रू? रेशो के थ्रू। ये होता है रेशो एनालिसिस। अब जो रेशो एनालिसिस होता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? वही चीज बताई है कि सिंप्लीफाई करना जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको, to determine the liquidity, short term solvency and long term solvency। liquidity का क्या मतलब होता है? हमें कितना पैसा मार्केट में चुकाना है, कितना पैसा शॉर्ट टर्म में चुकाना है और कितना पैसा लॉन्ग टर्म में चुकाना है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम समय में कंपनी दिवालिया हो जाएगी, वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है वो चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब होता है? अंडर 12 मंथ, ये क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म, है ना। और इससे ज्यादा जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म। बहुत सारे लोन ऐसे होते हैं जो 10 साल में चुकाने होते हैं, ठीक है ना। जैसे डिबेंचर होते हैं, उन्हें बहुत टाइम बाद उनका पैसा चुकाना होता है, तो वो क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। मतलब एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस टू पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये किसका ऑब्जेक्टिव होता है? रेशो एनालिसिस का। टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस,
किस तरीके से ऑपरेट करेगी बिजनेस को, वो हम देख लेते हैं। टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बस काम चले जा रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही कंपनी, सिर्फ काम करे जा रही है, तो वो एनालाइज करते हैं हम रेशियो एनालिसिस के थ्रू। टू हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस इंटरफर्म और इंट्राफर्म, इसके पहले वाले चैप्टर में ही हमने पढ़ा कि इंटरफर्म क्या होता है और इंट्राफर्म क्या होता है। मतलब हम अपनी ही डेटा का, पिछले साल के डेटा के साथ एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमें पिछले साल लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। हमारे डेटा का हम हमारी ही कंपनी के साथ क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और इंट्राफर्म का क्या मतलब होता है, हम हमारे जैसी ही जो कंपनी है, जैसे हम क्लॉथ्स बनाने का बिजनेस करते हैं और एक और कंपनी है वो भी क्लॉथ्स बनाने का बिजनेस करती है, जब वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करती है तो हम देखते हैं कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमें कम क्यों हुआ, उसे ज़्यादा क्यों हुआ, वो भी वही सेम काम करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, इंट्राफर्म कंपैरिजन कहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है एडवांटेज। सिंपल से वही एडवांटेज है, यूजफुल टूल फॉर एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंप्लीफाइज अकाउंटिंग डाटा, अकाउंटिंग डाटा को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती है। यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, ऑपरेटिंग इफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि जो काम चल रहा है वो इफेक्टिवनेस के साथ चल रहा है। इफेक्टिवनेस मतलब जो पैसा लग रहा है उससे ज्यादा का ऐसा तो नहीं है कि खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। जैसे ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, उन्होंने बोले कि भैया हम 5 लाख रुपए साल का खर्चा करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 7 लाख रुपए साल का खर्चा कर रहे हो, तो ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देख लेते हैं। यूजफुल फॉर फॉरकास्टिंग, यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरिया, कौन से कमजोर एरिया है जिसके कारण हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं। यूजफुल इन इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपेरिजन, ठीक है। लिमिटेशन भी है रेशियो एनालिसिस की, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, सिर्फ रेशियो एनालिसिस की थोड़ी है लिमिटेशन, मतलब हर चीज़ की हो ही जाती है लिमिटेशन। फॉल्स रिजल्ट दे देती है। क्वालिटेटिव फैक्टर, मैनेजमेंट की क्वालिटी नहीं देखती, स्टाफ की क्वालिटी नहीं देखती। मे नॉट बी कंपेरेबल, कभी कभी देखो वैसे तो कंपैरिजन होता है बट कभी कभी कंपैरिजन नहीं हो पाता है। पर्सनल बायस, लोगों अपने फायदे के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या रेशियो एनालिसिस में चेंजेस कर देते हैं। प्राइस लेवल चेंज आर नॉट कंसीडर, पूरा जो अपना ये वॉल्यूम 3 की बुक है ना, इसमें एक याद कर लेना इसका लिमिटेशन मेन इंपॉर्टेंट, कि ये प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर कर देती है, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यहाँ से आपको लेनी है एक कॉपी और एक पेन, ठीक है, और उस कॉपी और पेन को लेकर आपको बैठ जाना है, ठीक है। और जो मैं ये बताऊंगी उसे आपको नोट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो है वो 4 तरह के बताए गए हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इन सभी रेशियो के जो 4 टाइप बताए गए हैं, इनके भी सब टाइप हैं और हर टाइप के फॉर्मूलाज हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो जब मैं आपको अभी बता रही हूँ तभी आप सारे फॉर्मूलाज नोट कर लेंगे। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा कि आपने मेरा वीडियो देख लिया और समझ लिया, नहीं, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और ये जो फॉर्मूलाज मैं बता रही हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू उसे नोट करिए, ठीक है। अब सबसे पहला क्या है, लिक्विडिटी, मतलब चारों ही हैं, हम एक एक करके समझेंगे। पहला क्या है, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, अभी मैंने इसी वीडियो में पहले भी बताया। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कम समय में जो लायबिलिटीज चुकानी हो या कम समय में ऐसी एसेट्स हमने खरीदी है जिन्हें हमें बेच के प्रॉफिट अर्न करना हो। कम समय वाली मतलब अंडर 12 मंथ, ठीक है ना, अंडर 12 मंथ। तो कम समय में जब हम कोई लायबिलिटी चुकाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि इस डेट पे ये लायबिलिटी पे करनी थी और इस डेट पे पे की गई, तो आप समझ जाएंगे कि ये कम समय में लायबिलिटी पे की गई है, 12 मंथ के अंदर की गई है, ठीक है ना। तो वही चीज इसमें बताई गई है, लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस रिफर टू द फर्म एबिलिटी टू मीट द करेंट ऑब्लिगेशन दैट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी, है ना। मतलब कम समय में जिस चीज का पैसा चुकाना हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। अब जो लिक्विडिटी रेशियो होता है, ठीक है, पहला पॉइंट डाल लिया ना आपने, लिक्विडिटी रेशियो, और ब्रैकेट में लिख लीजिए अंडर 12 मंथ, ठीक है। उसके बाद इसका फर्स्ट है करंट रेशियो
एंड सेकंड है लिक्विड रेशो। इसके दो टाइप हैं, टू सब टाइप हैं। पहला है करंट रेशो और सेकंड है लिक्विड रेशो सॉरी। करंट रेशो क्या होता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच ये रिलेशन बताता है। 12 मंथ के अंदर जो करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटी हैं उनके बीच ये रिलेशन बताता है। इसका जो फॉर्मूला है उसे आप लिख लीजिए, करंट रेशो इक्वल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा रेशो निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्योर रेशो। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा हमेशा रेशो में आएगा। समझ रहे हैं? इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा रेशो में आएगा। प्योर रेशो का मतलब क्या होता है? सेफ रेशो। सेफ रेशो मतलब 2:1 जो करंट रेशो में सेफ रेशो माना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर करंट रेशो का प्योर रेशो क्या है? 2:1, और हमेशा जो इसका आंसर आएगा वो रेशो में ही आएगा। किसका? करंट रेशो का। सेकंड क्या है? लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो या क्विक रेशो क्या होता है? नाम एसिड रेन रेशो भी होता है इसका। ठीक है ना? तो क्या होता है, वैसे तो लिक्विडिटी रेशो में 12 मंथ के अंदर पैसा चुकाना होता है, पर कभी कभी क्या होता है, कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जो 12 मंथ से भी कम समय की होती है, जैसे 6 मंथ की या 3 मंथ की या 4 मंथ की। अब जो कम समय की है, मतलब बिल्कुल नियर बाय है, ठीक है, जैसे 3 मंथ की लाइबिलिटी है, तो उसके लिए हम किस रेशो का यूज करते हैं? लिक्विड रेशो या क्विक रेशो का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हमें बहुत कम समय के लिए देखना है कि हमें ये लाइबिलिटी कैसे पे करनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो रेशो फॉर्मूला यूज होता है वो लिक्विड क्विक रेशो, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए, इक्वल लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, पहले वाले का क्या था? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। इसका क्या है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे? जितनी भी हमारी करंट एसेट्स होंगी उसमें से हमें क्या माइनस करना है? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स। क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, इसलिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में सारी चीजें दी होंगी, आपको सिर्फ लिक्विड एसेट्स निकालनी है जो इस फॉर्मूले से निकलेंगी। भैया ऐसा ही होता है, मैं कुछ नहीं कर सकती, फॉर्मूले में फॉर्मूला, फॉर्मूले में फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? लिक्विड रेशो हो गया। सेकंड क्या है? देखिए इसमें सेकंड दिया हुआ है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी का मतलब है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, मतलब जो पैसा लंबे समय में चुकाना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब आफ्टर 12 मंथ। अब वो 12 मंथ के बाद 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितना भी हो सकता है। ठीक है ना, जो लंबे समय में चुकाना है उसके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का यूज किया जाता है। जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है उसे भी 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, इसे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। अब इस 4 टाइप के भी फॉर्मूला हैं, कॉपी को छोड़ना नहीं है, अपनी नोटबुक को छोड़ना नहीं है, उसमें ये लिखना है। 4 टाइप में सबसे पहला है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। जो इक्विटी रेशो का डेब्ट मालूम करने का क्या फॉर्मूला है? डेब्ट को डिवाइड कर दिया जाता है इक्विटी से। इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है ना, अब यहां पर भी जो आंसर आएगा वो रेशो में आएगा 2:1। इसके पहले वाले का मैंने आपको बताया नहीं, किसका? लिक्विड रेशो का। ठीक है ना, इसका भी प्योर रेशो में ही आंसर आता है। इसका प्योर रेशो कितना होता है? 1:1। इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, करंट का कितना होता है? 2:1। लिक्विड का कितना होता है? 1:1। ठीक है, और रेशो में ही आंसर आता है। सॉल्वेंसी के टाइप पढ़ रहे थे हम। पहला है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसका भी आंसर रेशो में ही आता है और इसका जो प्योर रेशो है वो 2:1 है। इसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपने देख ही लिया, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, डेब्ट कैसे निकालते हैं? जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन को प्लस कर देते हैं। तो डेब्ट कैसे निकलता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कैपिटल एम्प्लॉयड ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आपको डेब्ट निकालना है।
डेब्ट इक्वल लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके बाद सेकंड होता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट, और इसका भी प्योर रेशो है 1:1। ये फॉर्मूलाज नोट करिए, वीडियो पॉज कीजिए यदि मैं जल्दी करवा रही हूँ तो, है ना। ये है प्रोप्राइटरी रेशो, ठीक है। इसका क्या है, प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये है प्योर रेशो में या परसेंट में। देखिए जो पुराने क्वेश्चन ये मैं बता रही थी, इनके जो आंसर है वो हमेशा रेशो में आएंगे, ठीक है, दोनों के। और जो प्रोप्राइटरी रेशो है इसका आंसर रेशो में भी आ सकता है और परसेंट में भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसका आंसर हमेशा बच्चों टाइम्स में आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसे अभी सिर्फ नोट कीजिए, ज़्यादा पैनिक मत होइए, सिर्फ इसे हमें अभी नोट करना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ऐसी जगह नोट कीजिएगा कि जब हम क्वेश्चन करें तो इन फॉर्मूलाज को हम अपने पास में रख लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, आपको पहले इन्हें अपने पास में रखना होगा और फिर इन फॉर्मूलाज को देखकर हम क्वेश्चन करेंगे। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में, इसीलिए कि ताकि आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो ऑल्सो टर्म टू द परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशो, मेजर हाउ वेल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द एंटरप्राइजेज। जितने रिसोर्सेज है उसे एंटरप्राइजेज कैसे यूज कर रही है, इस दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो रेशो है ये कंपनी की इफेक्टिवनेस को देखता है कि कंपनी किस तरीके से इफेक्टिवफुली काम कर रही है। इसे भी 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नोट कर लीजिए इन चारों को, ठीक है। अब इनके फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, सभी चीजें क्वेश्चन में क्लियरली दी होंगी, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो भी ध्यान रखिए कि इसका जो आंसर आएगा टाइम्स में आएगा। सेकंड है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये दोनों कैसे निकलेंगे, इसका यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। हो सकता है ये डायरेक्ट दिए हुए हों तो आप डायरेक्ट लिख लेना, यदि नहीं दिए हैं तो आपको इस तरीके से निकालना है। इसका आंसर भी हमेशा बच्चों टाइम्स में आएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वो रिसीवेबल था, ये पेबल है। इसमें ये फॉर्मूला पुट करेंगे, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, और इसका आंसर भी टाइम्स में आएगा। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और इसका आंसर भी टाइम्स में आएगा। जो अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक है ना, उसमें पीछे एक बहुत अच्छा फॉर्मेट दिया हुआ है। यदि मैं तो अच्छे से बता ही रही हूँ, लेकिन आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो उस फॉर्मेट के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है उसको भी पढ़ के, लेकिन एक बार इसे ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियो को, क्योंकि इससे आप समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। फिर उस फॉर्मूलाज को देखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये हमें बताता है कि एंटरप्राइजेज में प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। अब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ठीक है। इसमें 5 रेशो होते हैं और इन पांचों ही रेशो के मैंने फॉर्मूला लिखे हुए हैं। एक बार बोल देती हूँ, आप नोट कर लेना। क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये जो रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इसमें सारे आंसर हमेशा परसेंट में आएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट 2 हैं, नेट प्रॉफिट रेशो इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये भी परसेंट में आएगा आंसर, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। यदि दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला पुट कर देना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI शॉर्ट में कहते हैं, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसका आंसर भी परसेंट में आएगा।
तो ये मैंने एक ही वीडियो में पूरा आपको कवर करवा दिया है। क्या? अकाउंटिंग रेशो या रेशो एनालिसिस का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, फॉर्मूलाज आपने नोट कर लिया होगा। अब जल्दी से हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक के। तो फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।